हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे थॉट्स हैं, रैंडम थॉट्स हैं, जिनको मैं शेयर करना चाहता था। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना अब ऐसा लग रहा होगा कि यार वो जो मीम कॉइन था, जैसे बॉन्क, है ना, सोलाना का कुत्ता डोज कॉइन के कुत्ते से बेहतर कैसे हो गया। और वो यू नो उस मेंढक का क्या हुआ जिसका नाम पेपे था, ठीक है। वो पेपे का क्या हुआ? तो देखिए, फिर से ना एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपको बहुत के फील हो रहा होगा कि यार मेरे हाथ में क्यों नहीं आया बॉन्क, मुझे क्यों नहीं पता लगा, अब मैं क्या इसमें एंट्री ले लूं। ये जो फोमो होता है, इसमें अब आप फंस जाते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से ये और बढ़ नहीं सकता, ये 10x 20x नहीं हो सकता, मैं उन उस चीज़ में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हर साल आते हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स फिर वो डेड हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं रहता। अब कहाँ गया वो शिबा इनू? क्यों वो शिबा इनू की अब $1 की बातें नहीं हो रही? कहाँ गया वो डोज? कहाँ गया वो जो बाकी मीम कॉइन्स हैं? कहाँ गया वो पेपे? राइट। अब बॉन्क क्यों? क्योंकि ये सोलाना का कुत्ता है, थोड़ा डिफरेंट है, ये कोई डिफरेंट ब्रीड है। तो देखिए, फिर से एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर ये जो ग्रीड होती है, ये डोमिनेट करने लगती है जब आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, एंड सडनली यू फील कि यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे पहले क्यों नहीं पता लगी। और उसने यार इतने बना लिए, फला ने इतने बना लिए, वो स्क्रीनशॉट आप ट्विटर पे देखते हो, बड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। और फिर आपको ना बिटकॉइन जैसे जो कॉइन्स हैं, या इथेरियम हो गया, या कोई और फंडामेंटल बेस्ड कॉइन्स जो होते हैं, वो बुरे लगने लगते हैं कि यार ये तो ग्रो ही नहीं कर रहे। और इधर देखो यार, रातों रात लोगों ने 600% का ग्रो कर लिया, 500%, 1000% ग्रो कर गए लोग। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि अ, इस टाइम जो वॉर है ना, जो 2024 में आप सबसे बड़ी जो लड़ाई देखोगे, वो लड़ाई देखोगे, ये जो अलग अलग चेन्स है ना, L1s, इनके बीच में आप बहुत जबरदस्त लड़ाई देखोगे। आपने अभी तक ये देखा कि इथेरियम के, बिटकॉइन के मैक्सी सुने थे, फिर आपने इथेरियम के मैक्सी सुने। इथेरियम के आपके जैसे बैंकलेक्स चैनल है, और बहुत सारे लोग हैं, डॉट ईथ वाले हैं, जो इथेरियम इथेरियम के अलावा किसी को मानते नहीं है, राइट। अब क्या हुआ है कि अगर इथेरियम को इस्टेब्लिश होने में समय लगा, बिटकॉइन को पहले समय लगा, फिर इथेरियम को लगा, अब आप देख रहे हो कि जो दूसरी चेन्स हैं, वो स्ट्रांग होती चली जा रही हैं। और वो एक नरेटिव सेट ये कर रही हैं कि भाई इथेरियम जो है, जब उसका यूज क्या है, जब इथेरियम पे आप कोई डैप नहीं बना सकते, आपको कोई पिक्चर खरीदनी है, या कोई एसेट खरीदना है, या कोई एसेट स्वाप करना है, तो $40-40 आपको देने पड़ते हैं कई बारी। वहां पे आप जब कुछ कर नहीं सकते हो, तो वाई इथेरियम, वाई नॉट सोलाना, why not Cosmos? Why not Avalanche? Why not Cardano? Why not Tezos? Why not this? So बिटकॉइन को छोड़ के, मैं हमेशा से इसीलिए आपको ये बोलता आया हूँ, अगर आपने देखा होगा कि बिटकॉइन को अगर आप 1 मिनट को साइड कर दो, बिटकॉइन को छोड़ के जितना भी इकोसिस्टम है, वो एक तरीके का, ये समझ लीजिए कि वहां पे सिवियर कंपटीशन होने वाला है। जैसे आप स्टॉक्स के अंदर कंपटीशन देखते हैं ना, अलग अलग तरह कंपनियां होती हैं, फिर उन कंपनियों में पहले उनका डोमिनेंस चलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, किसी ज़माने में कोई भी आप इंडस्ट्री उठा लो, जैसे कोक पेप्सी रहे, फिर कोक पेप्सी के अलावा अलावा बहुत सारी कंपनीज अब जूसेस में आ गई, राइट। तो जूसेस ने मार्केट शेयर को खाना शुरू करा। बेवरेज के अंदर बहुत सारे, आप एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री का उठा लो, तो वहाँ पे डीटीएच उठा लो, पहले एक आध प्लेयर होता था, फिर बहुत सारे प्लेयर हो गए, फिर कंसोलिडेशन होने लगी। सिमिलरली आप टेलीकॉम उठा लो, टेलीकॉम में पहले एक आध प्लेयर था, फिर इंडस्ट्री, फिर बहुत सारे प्लेयर्स आए, फिर कंसोलिडेशन हो गई, फिर मतलब थोड़े से रह गए। आप ओटीटी उठा लो, ओटीटी प्लेयर्स के अंदर अगर पहले शुरू में दो एक दो होते थे, फिर वो अचानक ओटीटी प्लेयर्स में बहुत सारे ओटीटी प्लेयर्स दिखने लगे, फिर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे भी होगी, है ना। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो बाकी इकोसिस्टम है, ये एक तरीके का ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे लड़ाई बहुत ज़्यादा फियर्स होने वाली है। और वो लड़ाई का जो ऐलान है, वो सोलाना ने कर दिया है। सोलाना ने ये प्रूव कर दिया कि भाई देखो, जो जो इकोसिस्टम है, राइट, उसमें जो डेवलपर है वो भी हमसे खुश है,
और जो रिटेलर है वो भी हमसे खुश है। डेवलपर कैसे खुश है कि भाई उसको हम तगड़े ग्रांट्स देते हैं, किसी को एप्लीकेशन बनानी होती है उसको हम पूरा सपोर्ट देते हैं, और यहाँ देखो जो रिटेलर है वो भी यार अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, कॉइन हमारा पंप कर रहा है। अब इथेरियम के ऊपर ना कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा एज सच वहाँ इथेरियम में कोई सोलाना की तरह जैसे एक अग्रेसिव एक डिपार्टमेंट है, टीम है जो कि सोलाना के लिए बहुत तगड़ा काम कर रही है। ऐसे कोई इथेरियम के लिए बिलीवर्स हैं, मैगजीज हैं, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में कोई एज सच कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है इथेरियम का। यू कांट से कि इथेरियम का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, राइट? हाँ, उसके प्रोपोनेंट्स हैं, उसके मैगजीज हैं, उसके अंदर बिलीवर्स हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि सोलाना के आगे जो नरेटिव है, जो सोलाना का नरेटिव बहुत स्ट्रांग होता दिख रहा है, और फॉर दैट मैटर बाकी अदर एलबम्स का भी। आपने इसीलिए देखा होगा कि बाकी जो एलबम्स है उसके अंदर भी आप देख रहे हो कि काफ़ी तेज़ी से यू नो उस आपने देखा है कि बहुत बुलिश लग रहा है, चाहे वो आपका कॉस्मोस का इकोसिस्टम है, चाहे आपका आवालांच का इकोसिस्टम है, और हर इकोसिस्टम कोशिश कर रहा है कि भाई उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपर इकोसिस्टम है वो आए, और रिटेल फोकस्ड में आपको सोलाना दिखता है कि कितना रिटेल फोकस भी उसका, जितना उसका डेवलपर के लिए उतना ही उसका रिटेल के लिए भी है। और बॉन्क एक ऐसा बॉन्क ने सोलाना के लिए जो काम किया है, मतलब जो वो एक अलग ही लेवल पे सोलाना के लिए बहुत ही बुलिश साइन है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये नरेटिव्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, और इनका वक्त से पहले पता कैसे लगे, तो फिर मैं आपको यही बोलूँगा कि जैसे जो ये नरेटिव्स होते हैं ये कई सालों से पहले एग्जिस्ट करते हैं, और आपको पता तब लगता है जब वो प्राइस एक्शन होने लगता है। जब तक वो प्राइस एक्शन होके आपके सामने न्यूज़ आती है तब तक आप बहुत डिले हो चुका होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ पे जो नज़र है ना उसको बहुत पहले पकड़ने का होता है, बहुत पहले। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने आज एक ट्वीट किया, मैंने बोला कि बिटकॉइन 2024 जो है वो बिटकॉइन को बिलोंग करता है। मैंने उसमें रीजंस दिए, मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वाकई बिटकॉइन का साल है 2024। हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन जो चीज़ें बता रही हैं, जो फैक्टर्स बता रहे हैं, जो मैंने रीजंस दिए हैं, और अगर आप उन रीजंस को स्टडी करोगे तो आप कहोगे कि हाँ यार, जो नरेटिव्स अगर हम देखें, जो बाकी एल1s हैं वो अच्छा कंपटीशन दे रही हैं इथेरियम को, क्योंकि लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फर्क पड़ने वाला है एल1 पे, क्या चीज़ है, डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और इथेरियम ने क्यों डिसेंट्रलाइजेशन के आगे स्केलेबिलिटी को तरजीह नहीं दी, क्या ऐसा रीज़न है? तो डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पे क्यों इथेरियम ने ज़्यादा फोकस किया और स्केलेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया? लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेवलपर ये कह रहा है यार कि मुझे ग्रांट मिल रहे हैं, मुझे टेक अच्छा मिल रहा है, मुझे सपोर्ट मिल रही है, मैं तो भैया सोलाना पे करूंगा, या मैं सपोज करो मैं अवलांच पे करूंगा, मैं यहाँ कहीं और करूंगा जहाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और रिटेलर कह रहा है भाई किसका कॉइन ज़्यादा पंप कर रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि नरेटिव जो है वो, जब इथेरियम का इस तरीके से जेपी मॉर्गन भी कह रहा है कि भाई एल2s जो है सारा एक्शन वहाँ चला गया है, इथेरियम तो सिर्फ एक सेटलमेंट लेयर की तरह रह जाएगा, और एक एंटी इथेरियम एक नरेटिव सुनने में मिल रहा है पिछले 2-4 महीने से, और उसका इफेक्ट दिख रहा है बाकी उस पर भी। बट क्या इथेरियम डेड है? नॉट एट ऑल, क्योंकि एक दिन तो लिटमस टेस्ट होना है ना। अब मैं आपको इसको काउंटर काउंटर भी दे सकता हूँ कि आप जितना मर्जी मार्केटिंग कर लो, लेकिन जो चीज़ सच है वो सच है। सच ये है कि इथेरियम से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स हैं, उसमें इथेरियम का कोई कंपटीशन ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी को उसने फोरगो किया, उसके लिए एल2s है। तो क्या बाकी इकोसिस्टम जब 10 मिलियन या 50 मिलियन जब उसके यूजर्स आएंगे, तब शायद जब टेस्ट हो, तब पता लगेगा असलियत क्या है ना? तब तब टेस्ट पता लगेगा कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, स्केलेबिलिटी के क्या इश्यूज हैं। ज़्यादा जब आप स्केलेबल करने चलते हो, क्या ब्लॉकचेन ट्रायल में कितने लोग, कितनी एल1s जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ब्लॉकचेन ट्रायल को सॉल्व कर लिया है, वो हार्ड रियलिटी है कि नहीं, राइट? सो मेरा कहने का आपको सिर्फ मकसद ये है कि, क्योंकि मैंने कहा ये रैंडम थॉट्स वाले वीडियो है, आप अग्री डिसएग्री कर सकते हो,
वीडियोस हमेशा प्लान्ड नहीं हो सकते कि मतलब कोई प्लानिंग करके एक फॉर्मेट में आपको वीडियो बताएं। बैठे बैठा एक थॉट आया तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैं फोमो होते देख रहा हूँ कि बोंग बोंग, अरे यार निकल गया, अब ले ले, कोई और मीम कॉइन बता दो यार। अगर तो आप इसी इसी कामों के लिए आए हो इस इंडस्ट्री में, तो देखो एक बार आपका तुक्का लग भी जाएगा, गारंटी है। जब इतने सारे आप बेट्स लोगे, एक एक आध तुक्का लगेगा, और जब तुक्का लगेगा अच्छे पैसे बना लोगे। अच्छे पैसे बना लोगे तो क्या गारंटी है क्या उसके बाद आप गलत कदम नहीं उठाओगे? जब एक बारी ग्रीड से पैसा कमाता है ना आदमी, और उसका वो दांव सक्सेसफुल हो जाता है, फिर वो दोबारा खेलता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप मकाओ में गए और गैम्बलिंग टेबल, वहां पे गैम्बलिंग हाउस में गए, कसिनो के अंदर, और आपने एक बेट खेली, आपकी बेट वो चल गई, तो क्या आप वहां से पैसा जीत के ये कहते हो चल यार सोने चलते हैं कमरे में, बस बहुत हो गया, आज की रात हमारी थी? नहीं। आप उसके बाद कहते हो आज मेरा दिन है, मैं एक और खेलूंगा। फिर आपकी दूसरी भी हो सकता है चल जाए, फिर आप कहते हैं यार आज तो मेरा ही दिन है, तीसरी खेलूंगा। ग्रीड ग्रीड क्या करती है? वंस यू आर अ ग्रीडी यू आर ऑलवेज अ ग्रीडी, है ना? ग्रीड एक बीमारी है। ये मत समझिए कि ग्रीड एक खांसी जुकाम है जो जिसकी दवाई लोगे और आज ठीक हो जाएगी। ग्रीड और लालच एक ऐसी बीमारी है जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है, ये आपके अंदर बस जाती है। गैम्बलिंग एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आपके अंदर बस जाती है, ये निकलती नहीं है आसानी से, और ये आपको लेके ही डूबती है। राइट। आपको जस्ट पता नहीं होता है कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं कि नहीं, और इस बीमारी की जनरली कोई दवाई बनी नहीं है। इस बीमारी को बहुत जल्दी, अगर इनिशियल दिनों में आप ये जो ग्रीड की बीमारी है, शुरुआती दिनों में ये ठीक, अगर जल्दी डायग्नोस हो जाए तो हो जाए, स्टेज 1 जिसे कहते हैं। स्टेज 3 स्टेज 4 में तो ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ती है ना? तो क्रिप्टो के अंदर लोगों ने अपने बैग्स पहले भर रखे होते हैं। रिटेल रिटेल को फोमो करके आता है, और वो ट्विटर पे जब आपको कोई कॉइन बता रहा होता है तो आप समझ लो वो अपना बैग खाली कर रहा है आप पे। आपको कॉइन बताने से पहले तो अपना बैग भरेगा ना। तो इसीलिए आप जब भी किसी चीज को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, टेक को समझो, नरेटिव को पहले पकड़ो, 1-2 साल पहले पकड़ो। उसके लिए आपको बहुत सारा कंटेंट देखना होता है, और एक यूट्यूबर का नहीं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का कंटेंट देखो, चीज़ों को समझो, नरेटिव को समझो, आर्टिकल्स पढ़ो, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नया आने वाला है, क्या वेब 3 के अंदर होने वाला है, तब जाके आप जो है चीज़ों को पहले पकड़ पाएंगे। ठीक है, पहले पकड़ पाएंगे। सो ये है आज का थॉट। वेब 3 की दुनिया देखो। एक अजीत त्रिपाठी जी के साथ हमने रिसेंटली एक वीडियो किया है। ओ हो, क्या वीडियो है यार, वो आने वाला है मंडे को 8 बजे, हिंदी के अंदर होगा। मज़ा आ जाएगा आपको वीडियो देखने के बाद, कसम से। मतलब इट इज़ वन ऑफ दोज बेस्ट वीडियोज दैट आई रिकॉर्डेड रिसेंटली, सो यू शुड एक्चुअली वॉच दैट वीडियो। सो ये थे रैंडम थॉट, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और ये रैंडम थॉट यार मुझे नहीं पता कितने पसंद आते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बंदा बैठा है, दिमाग में थॉट आया, वीडियो का कोई फॉर्मेट नहीं है, कई बात मैसेज इधर उधर भी हो सकता है। बट अगर आपको इस तरह के थॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ बताओ यार, ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब कोई दिमाग में थॉट आया तो उसे कम्युनिटी के साथ शेयर भी करना चाहिए, बस इसलिए बनाया ये वीडियो। ठीक है, चलो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार, है ना? टेक केयर। ओके, बाय।